क्या आपको भी लगता है कि साइंस का वेटेज कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं। हमें साइंस में कोई डॉक्टर नहीं बनना है, हमें वही पढ़ना है जो सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस में दिया हुआ है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जो कि 10th लेवल की होती है। और 10th लेवल की किताब आप देखें, अगर 10th की किताब देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यदि हम बात करें तो एक एक पेज में एक एक टॉपिक खलास होता है। इस प्रकार से मैं पूरा एनालिसिस करके लाया हूँ। तो आज का वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा। मैं श्रीकांत रेगर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान जीके की, साइंस, हिंदी और भी अन्य क्लासें डाली जाती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हम बात करते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक रहने जा रहा है वो है मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस एक बोर्ड से आपको पूरा 2 से 3 नंबर कंप्लीट होगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको वास्तव मजा आएगा। ये 10-15 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। तो आप जुड़े रहिएगा अंत तक। हम बात करते हैं मानव को उत्सर्जन तंत्र। उससे पहले मैं कहता हूँ, हमने पाचन तंत्र पढ़ा दिया है, श्वसन तंत्र पढ़ा दिया है। इस प्रकार आज हमारी तीसरी क्लास है साइंस की, मानव का उत्सर्जन तंत्र। और यह भी 10-15 मिनट का वीडियो होगा और इसमें आपको सारा टॉपिक खलास करके बताएंगे। और एक एक फैक्टेबल जानकारी है, एक एक फैक्ट है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और भी आएंगे। इसलिए आप पूरा देखना वीडियो। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखना। 10-15 मिनट में कोई भी टॉपिक क्लास नहीं होता, इसलिए मैं आज एकदम एनालिसिस करके लाया हूँ। ये परीक्षा के अंत समय में भी आप देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक अंदर से ऊर्जा मिलेगी कि हाँ मुझे पूरा टॉपिक आता है। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र टॉपिक रहने जा रहा है। ये रहा मानव का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है? तो उत्सर्जन में होता है वृक्क, किडनी, जो मुख्य उत्सर्जक अंग होता है किडनी। ओके, उसके बाद होता है मूत्र वाहिनी, जो किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक लाती है। और फिर आता है मूत्राशय, मूत्राशय से फिर मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है। और फिर बाद में मूत्र मार्ग द्वारा स्त्रावित किया जाता है, त्याग दिया जाता है। तो ये उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। और फिर इसके अंदर किडनी के अंदर हम जो अपना ग्लोमेरुलस वगैरह है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो अंत तक देखते रहना। अब हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट त्यागते हैं, या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को त्यागना ही उत्सर्जन कहलाता है। जितने भी नाइट्रोजन युक्त होते हैं अपशिष्ट, उनको त्यागना, चाहे भले वो मूत्र हो, पसीना हो और भी अन्य प्रकार से हो, वो अपने उत्सर्जन तंत्र में आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि अमोनोटैलिक होते हैं, एक यूरियोटैलिक होते हैं और एक यूरिकोटैलिक होते हैं। हमने यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल के अनुसार 3 भागों में जीवों को बांटा है। जो अमोनिया का त्याग करते हैं, अमोनिया का स्त्रावण करते हैं, वो अपने अमोनियोटैलिक हो जाएंगे। जो यूरिया का स्त्रावण करते हैं, यूरिया अपशिष्ट को त्यागते हैं, वो यूरियोटैलिक हो जाएंगे। और जो यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं, वो यूरिकोटैलिक हो जाएंगे, यूरिकोटैलिक हो जाएंगे। तो देखो, ये अमोनोटैलिक जो जलीय जीव होते हैं वो अमोनोटैलिक त्यागते हैं, क्योंकि जलीय जीव खारा होता है, समुद्री जल खारा होता है, उसमें वो जो जलीय जीव रहते हैं उनको भी यूरिया की मात्रा कम मिलती है, इसलिए उन्हें अमोनिया त्यागना पड़ता है और अमोनोटैलिक कहलाता है, अमोनोटैलिक कहलाता है। अब हम बात करते हैं यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक यानी स्तनधारी होते हैं, जो हम लोग होते हैं जो स्तनधारी होते हैं। जितने भी स्तनधारी होते हैं वो यूरिया का त्याग करते हैं, जैसे कि हम जो यूरिया का त्याग करते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं यूरिकोटैलिक। जो पक्षी होते हैं वो यूरिक अम्ल त्याग करते हैं, वो हमारे जितना
ढेर सारा मूत्र उत्सर्जन नहीं करते, वो 1-2 बूंद उत्सर्जित करते हैं, इसलिए वो यूरिकोटैलिक हो जाएगा। इसके अलावा मैं बोर्ड पर नहीं लिख सका, एक बात करता हूँ, मकड़ी होती है, जो मकड़ी वो अपने ग्वानिन का उत्सर्जन करती है, ग्वानिन का उत्सर्जन करती है, इसलिए उसको ग्वानिनोटैलिक भी कहते हैं, यानी वो ग्वानिन का उत्सर्जन करती हैं। किसका उत्सर्जन करती है भाई? ग्वानिन का उत्सर्जन करती हैं। ओके, तो ग्वानिन का उत्सर्जन कौन करती है? मकड़ी करती है। आगे की हम बात करें तो वृक्क जो मुख्य उत्सर्जित अंग है अपना वृक्क, इसकी संख्या 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी यानी 2 होती है। इसमें जो बाया वृक्क होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। बाया वृक्क बड़ा होता है और जो दाया वृक्क होता है वो छोटा होता है। ओके, दाया वृक्क छोटा होता है और बाया वृक्क बड़ा होता है। इस वृक्क के जस्ट ऊपर जो आपको ये थोड़ा सा दिख रहा है, ये एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनलिन ग्रंथि जो एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि भाई? एड्रिनल, जो हम ग्रंथियों में अलग से पढ़ेंगे। ये एड्रिनल ग्रंथि है जो वृक्क के जस्ट ऊपर होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि वृक्क एक प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। इसमें बाया वृक्क बड़ा होता है, सेम के बीज, सेम यानी जो चौला होता है, चौला उसके बीज के समान होता है, उसके बीज के जैसा होता है, इसलिए ये सेम के बीज के समान होता है। अब हम बात कर रहे हैं जो नर होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें वृक्क थोड़ा बड़ा होता है। वैसे हम देखें पुरुषों में हर एक तंत्र, हर एक अंग बड़ा होता है, हृदय भी थोड़ा बड़ा होता है, दिमाग का वजन भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसी प्रकार हम बात करें कि इसमें वृक्क का भी वजन होता है जो पुरुषों में अधिक होता है। कितना होता है? तो 150 ग्राम से 180 ग्राम नर में होता है तथा 135 से 150 ग्राम मादा में होता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं मुख्य पॉइंट। वृक्क का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म में होता है। भाई भ्रूण में 3 प्रकार की चमड़ियाँ होती है, उनमें से मेसोडर्म होता है। त्वचा का 3 प्रकार लेयर होती है, उनमें से जो मेसोडर्म होती है वो भ्रूण में मेसोडर्म होती है, उससे वृक्क का निर्माण होता है। यानी वृक्क का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है, ये ध्यान रखना। तो वृक्क का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर दीजिए, जीके बाय श्रीकांत रेगर। उससे क्या होगा कि आपको क्विज मिलेंगे, उसमें नोटिफिकेशन, सारी खबरें मिलेगी, और भी वैकेंसियों के बारे में, सिलेबस, पाठ्यक्रम, और भी ये सारा नोट्स वगैरह जो मेरे खुद के हैंड रिटन होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर देना। उसका नाम है जीके बाय श्रीकांत रेगर। आप सर्च करेंगे या इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है। तो हम आगे बात करते हैं कि वृक्क के कार्य क्या होते हैं। उससे पहले हम बात करें कि वृक्क की एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। वृक्क के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, मैंने बता दी। इससे आगे आने वाली ग्रंथ जो अपनी क्लास होगी वो इस ग्रंथियों की ही होती है। ठीक है, तो हम ग्रंथियाँ ही पढ़ेंगे, मानव शरीर की ग्रंथियाँ अगली क्लास होगी। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरी साइंस यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी, 10th लेवल की पूरी साइंस आपको कंप्लीट कराई जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको राजस्थान जीके, अभी हमारे जो राजस्थान में हाईकोर्ट वाहन चालक और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आई है, उसके लिए जो वाहन चालक का पूरा कोर्स यूट्यूब पर निःशुल्क कराया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा यदि आप वाहन चालक का वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि वृक्क होता है, वृक्क के कार्य क्या होते हैं। भाई वृक्क तो हमारे शरीर में होता है, किडनी हमारे शरीर में होती है, लेकिन ये कार्य क्या करती है? कोई न कोई कार्य तो करती होंगी। तो ये कार्य करती है भाई जल तथा लवण का संतुलन करती है। जल होता है और लवण होता है, नमक, जिसमें NaCl वगैरह और भी बहुत सारे लवण होते हैं। तो जल तथा लवण का संतुलन करती है। दूसरी पराशरणीय क्रियाओं का नियमन करती है, पराशरणीय क्रियाओं का नियमन करती है। तीसरी बात है कि रुधिर का pH नियमन करती है, यानी कि रुधिर का pH कंट्रोल करके रखती है। रुधिर का pH हल्का सा अम्लीय होता है अपने, इसलिए 6.4 होता है, अम्लीय होता है, इसलिए उसका नियमन करती है, उसका कंट्रोल करती है। ओके, फिर इरिथ्रोपोएटिन का स्रावण जो अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसी मेहनत कोई नहीं करेगा इस YouTube चैनल पर जो आपको एक ही स्लाइड में पूरा उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट करा देगा।
अगली क्लासों में हमने पाचन तंत्र एक ही स्लाइड में कंप्लीट कराया है, श्वसन तंत्र एक ही स्लाइड में कंप्लीट कराया है। तो ये एक स्लाइड वन शॉट सीरीज तो चलती रहेगी। इसके अलावा हम बड़े लेक्चर भी लेके आएंगे, लेकिन आपको अगर अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है तो ये पढ़ना मैटर ही पढ़ना होगा। इसके अलावा क्योंकि आपको परीक्षा में जो याद होगा वही आपको आत्मविश्वास देगा। बाकी की मैं कहता हूँ एक 500 पेज की किताब लाकर देखो, शुरू से अंत तक पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। लेकिन एक पेपर का जो शॉर्ट कंटेंट होता है, जो नोट्स होते हैं, वही हम पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं बात करता हूँ कि यह शॉर्ट कंटेंट पढ़ो। मैं कहता हूँ आपको एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी जो पशु परिचर का एग्जाम हुआ था ना, बहुत जाड़ी किताब है, मेरी किताब पढ़ लो, मेरी किताब पढ़ लो, मैंने ये निकाल दी, ये साइंस पढ़ लो, ये साइंस पढ़ लो। कोई रॉकेट साइंस आई थी? नहीं। उसमें पूछा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या होता है। अरे भाई, जब राज्य वृक्ष ही पूछना था तो फिर इतनी जाड़ी किताबें क्यों लाए? क्योंकि हमें भरमाया कराया गया था, हमारे विद्यार्थियों को भरमाया गया और बताया गया कि भाई ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। इसलिए हम बात करते हैं कि जो 10th लेवल वैकेंसी होती है उसमें इतना ही कंटेंट पूछा जाता है। मैं बात करूं अगर पटवारी की तैयारी करोगे ना तो भी इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये NCERT बेस्ड कंटेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि भाई जो इरिथ्रोपोएटिन का स्रावन करती है, जो अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण करती है। भाई वृक्क होता है, किडनी होता है, उसमें इरिथ्रोपोएटिन नामक एंजाइम का स्रावन होता है, वृक्क करती है। ठीक है, और वो इरिथ्रोपोएटिन क्या करती हैं? अपने अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण में सहायता करती है, प्रेरित करती है। अस्थि मज्जा को प्रेरित करती है कि भाई RBC का निर्माण करो। तो वो कौन करती है? इरिथ्रोपोएटिन। और इस इरिथ्रोपोएटिन का स्रावन कौन करता है? इस इरिथ्रोपोएटिन का स्रावन करता है वृक्क। इसलिए ये मुख्य कार्य हो जाएंगे। तो जल तथा लवण का संतुलन, प्रासरणीय क्रियाओं का नियमन, रुधिर pH का नियमन, इरिथ्रोपोएटिन का स्रावन जो अस्थि मज्जा में RBC के निर्माण को प्रेरित करता है। ये ऐसा कंटेंट है कि यदि आपको घर वाले कहे कि जा दूध लेकर आ, तो आप हाथ पे लिख कर चले जाओगे ना, तो भी आप वापस आओगे जब तक याद हो जाएगा और इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी है। इसलिए आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अब हम बात करें कि वृक्क के अलावा और क्या क्या होता है उत्सर्जन तंत्र में। तो उत्सर्जन तंत्र में और होता है मूत्रवाहिनी। ये देख लो, ये वृक्क हो गया, ये मूत्रवाहिनी होगी। और ये इसका कार्य क्या है कि वृक्क से मूत्राशय तक मूत्र लाती है, वृक्क से मूत्राशय तक मूत्र लाती है। कितने सेंटीमीटर होगी? तो ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितने होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। फिर दूसरा आता है मूत्र मार्ग। ये रहा मूत्र मार्ग। ओके, तो महिलाओं में मूत्र मार्ग व जनन मार्ग अलग अलग होता है तथा पुरुषों में मूत्र मार्ग व जनन मार्ग एक ही होता है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, परीक्षा में कई बार पूछे गए। फिर हम बात करें मूत्राशय। ये एक थैलेनुमा संरचना होती है जो त्रिकोणीय होती है। ठीक है, त्रिकोणीय होती है, थैलेनुमा संरचना होती है। ओके, अब हम बात करें आगे किसके अलावा और क्या क्या होता है। उसके अलावा हम बात करें त्वचा होती है जो यूरिया व लवण या पसीने का स्रावन करती है। अपनी त्वचा होती है जो यूरिया, लवण, पसीने का स्रावन करती है। इसके अलावा फेफड़े CO2 का स्रावन करती है। ये भी अपशिष्ट है, पसीना अपशिष्ट है, लवण अपशिष्ट है। फेफड़े में जो CO2 हम निकालते हैं वो भी अपशिष्ट गैस होती है। और यकृत होता है जो वो भी अपशिष्ट होता है। पित्रस, पित्रस भी अपशिष्ट होता है जो यकृत स्रावित करता है। पित्रस व कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल होता है जो चर्बी जमती है ना, वो भी एक प्रकार का अपशिष्ट होता है। शरीर में जो चर्बी जमती है ना, वो वाला कोलेस्ट्रॉल, इसलिए वो भी एक प्रकार का अपशिष्ट होता है। ये फैक्टेबल जानकारियां हैं, कई बार सवाल आए हुए हैं। ओके, अब हम बात करें उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? और वृक्क की जो कोशिकाएं होती है उनको कहते हैं हीमेटोसाइट। साइट यानी कोशिका, हीमेटो यानी वृक्क, इसलिए वृक्क को हीमेटो कहते हैं। और हीमेटोसाइट वृक्क की कोशिका होती है। और जो उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन होता है, वृक्क का अध्ययन होता है, वो अपने हीमेटोलॉजी कहलाता है। आगे बात समझे। अब हम बात करें कि वृक्क की कोशिकाओं को हीमेटोसाइट कहते हैं। और मूत्र का pH 6.4 होता है। मूत्र का pH 6.4 होता है। ओके, और मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? यूरोक्रोम के कारण होता है। यह एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। और जो मूत्र में दुर्गंध आती है वो अमोनिया के कारण होती है। किससे? वैसे तो मनुष्य क्या है? यूरियोटेलिक है। कैसा है? टेलिक है भाई,
यूरियोटेली के, लेकिन अमोनिया का कुछ अंश आ जाता है, इसलिए वो दुर्गंध, मूत्र में दुर्गंध आती है। ओके, इसके अलावा हम बात करें कि जो पत्री होती है, पत्री वो किसकी बनी होती है? तो पत्री होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की पत्री बनी होती है। इसलिए वो हम कहते हैं ना कि चूने की पट्टी पेन आती है, वो स्लेट पेन, वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम ऑक्जेलेट से पत्री बनती है। तो वैसे कुछ दूध वगैरह, कुछ कैल्शियम की जो बनी चीज़ें होती है वो नहीं खानी चाहिए, उससे पत्री होती है। अब हम बात करते हैं कि जो वृक्क होती हैं उसकी संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या होती है भाई? नेफ्रॉन होती है। यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, आप अंदर नोट कर देना। वृक्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। क्या